नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अच्छा पाचन हो तो सेहत बेहतर रहती है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। और अच्छे पाचन के लिए जरूरी है कि हमारा पाचन तंत्र सही रूप से कार्य करे, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र किस तरह से चीजों को एब्जॉर्ब करता है वो इस पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं। अगर पाचन तंत्र में कोई समस्या हो तो सेहत बिगड़ने लगती है, और अगर बात हो कैंसर जैसे रोग की तो बात वाकई चिंता की बन जाती है। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स की, वो कैंसर जो हमारे पाचन तंत्र में होते हैं। पाचन तंत्र एक बेहद जटिल प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। पाचन की जो प्रक्रिया है वो खाना खाने से शुरू होती है और खाने के निष्कासित होने तक चलती रहती है। जीआई कैंसर्स में कौन से कैंसर शामिल होते हैं और कैसे इनकी पहचान जल्द हो सकती है, कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर ये समझ लेते हैं कि दरअसल पाचन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और वो कौन से कैंसर हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स में शामिल होते हैं। पाचन तंत्र के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है, जिनके तालमेल से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन तंत्र के कैंसर कई अंगों में हो सकते हैं। भोजन की नली यानी ग्रास नली, अमाशय, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर आम हैं। खाने की नली का कैंसर, जिसे इसोफेजियल कैंसर भी कहा जाता है, खाने की नली में अगर बार बार संक्रमण होता है तो इसोफेजियल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ग्रास नली का कैंसर अधिकतर पुरुषों में होता है। अमाशय का कैंसर पेट के अंदर कहीं भी शुरू होता है। ये अमाशय की दीवार से जुड़ी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट की परत में विकसित होता है। यदि सही समय पर इलाज न मिले तो पेट का कैंसर शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। जिगर का कैंसर, जिसे हेपेटिक कैंसर कहा जाता है, ये जिगर में शुरू होता है। जब कैंसर जिगर में विकसित होता है तो जिगर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और जिगर सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत का कैंसर है जो कोलन या मलाशय में विकसित होता है। अमाशय, जिगर, ग्रास नली व बड़ी आंत के कैंसर, इन सभी में इलाज कैसे किया जाएगा ये कैंसर की स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है। आवश्यक है कि कैंसर के लक्षणों के विषय में जानकारी हो, जिससे इन सभी कैंसर्स की पहचान जल्द हो पाए और सही इलाज मिले। साथ ही कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के खतरे को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि जो इनके लक्षण होते हैं वो बहुत ही आम होते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपच हो सकती है और इस तरह के कुछ लक्षण हो सकते हैं जिसमें शायद किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि लक्षण कैंसर की वजह से हो रहा है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि भारत देश में अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं, जिसमें इलाज की जो जटिलताएं हैं वो बढ़ जाती हैं और रोगी की मुश्किलें भी। किस तरह से इनकी पहचान की जाए और कैसे किया जा सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स का इलाज, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर रुद्र आचार्य, आप डायरेक्टर हैं कैंसर सर्जरी पारस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर विकास ओस्तवाल, प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि जीआई कैंसर्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि इसके विषय में जानकारी हो। इससे संबंधित अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@totalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं जीआई कैंसर्स के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर रुद्र आचार्य, आपसे ही हम समझना चाहेंगे, आजकल जब बात होती है बहुत सारे मामले जीआई कैंसर्स के सामने आते हैं। ये जो बढ़ती हुई दर है, इंसिडेंस है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? किस तरह के बदलाव हमारी जीवन शैली में पिछले सालों में हुए हैं जिसकी वजह से लगातार जो मामले हैं और उनके बढ़ने की दर काफ़ी ज़्यादा है? जीआई कैंसर, अभी जो हमारा लेटेस्ट ग्लोबोकैन डाटा है उसमें ये देखा गया कि भारत देश में ये पिछले
डिकेड में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पहले ये सारे कैंसर में से सिर्फ 5% होता था, आज की डेट में ये 10%, 11% तक टच कर रहा है। सो हमने ये देखा कि ये जो पिछले डिकेड की ये चेंज क्यों हुआ है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि हमारी जो खाने की जो शैली थी, पहले बिल्कुल हम सात्विक भोजन, जिसको वेजिटेरियन फूड कहते थे, उसी को हमारा ट्रेडिशनल फूड था। लेकिन आज की डेट में जो आपकी फूड की जो आपकी जो टाइप्स है वो आप सारे वेस्टर्नाइजेशन है, जैसे पिज्जा, बर्गर है, आपकी कबाब्स है और तरह तरह के पास्ता, बहुत सारे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, टाइम से खाना नहीं खाना, उसकी जो हजम होना चाहिए टाइमली, वो टाइमली हजम नहीं होता, पाचन प्रक्रिया में आपको दिक्कत आती है। यही सब कारण है और साथ में टोबैको और अल्कोहल इसको और अगमेंट करता है और ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कोलोरेक्टल में कुछ हेरिडिटरी भी है, बट उसका जो इंसिडेंस है बहुत कम है। मेनली हम यही मानेंगे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। जी, ये जो डाइटरी पैटर्न्स का डिफरेंस है डॉक्टर विकास, इनके अलावा क्या कुछ और कारक भी हैं जिनसे जो खतरा है जीआई कैंसर्स का वो बढ़ जाता है? और खास तौर पर अगर बात की जाए फैमिली हिस्ट्री की, अगर किसी के परिवार में किसी को जीआई कैंसर रहा है तो क्या उस तरह के मामलों में खतरा अधिक होगा? जी, जो फैमिली हिस्ट्री है, जो आनुवंशिक हम बोलते हैं, वो 5% से कम लोग को होता है। तो वो इतना हमें उस पे इतना ध्यान देने से अच्छा हम अभी हमारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल जो है हमारा, जो दैनंदिन जो खाने पीने का, सोने का जो और एक्सरसाइज का जो व्यवहार है, उसी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब काफी ऐसे रिसर्च आ रहे हैं, जैसे 50 लाख लोगों का सोनोग्राफी लीवर के बारे में चेक किया गया और देखा गया कि क्या कारण है इन लोगों में कैंसर होने का, कैंसर ज्यादा होने का, स्पेशली जीआई कैंसर ज्यादा होने का। जी। सो अगर हम जो करते हैं कि जैसे रात में खाना खा लिया और सो गए और सारा चीज लिवर में फैट की तरह रह जाता है। भी फैटी लिवर और फैटी लिवर की वजह से जो लिवर के कैंसर और जीआई कैंसर बढ़ गए हैं। जी डॉक्टर विकास, आपके पास हम फिर लौटेंगे। उससे पहले डॉक्टर रुद्र, आपसे ये समझ लें कि जब लक्षणों की बात आती है, अगर भोजन की नली या ग्रास नली के कैंसर से शुरुआत करें, जिसे इसोफेगस कहा जाता है, आम भाषा में लोग समझते हैं, किस तरह के लक्षण उसमें हो सकते हैं व्यक्ति को अगर कैंसर की शुरुआत हो रही है? और क्या वाकई में शुरुआती दौर में ऐसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगे कि कैंसर जैसा रोग हो सकता है? तो ये देखा गया कि जो फूड पाइप की कैंसर है या जो खाने की नली की कैंसर है, उसमें है कि जब आप खाना खाते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ लेंगे तो आप उसको निगल नहीं पाएंगे, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये शुरू में ऐसे लगता है कि शायद कुछ अटक रहा होगा, तो लोग उसको क्या करते हैं कि थोड़ा पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे कि चला जाएगा। तो शुरू में तो वो उसकी कंप्लीट लुमेन, जो अंदर की लुमेन है, वो बंद नहीं होती, तो वो चला जाता है। लेकिन बाद में जब वो बढ़ता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर आपकी वो नहीं जाती है, जिस समय आप इसको एब्सोल्यूट डिस्फेजिया होता है कि आपकी कंप्लीटली कोई भी खाना खाया नहीं जाता है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं या चाय पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं। ऐसे वाली स्थिति में ऐसे पेशेंट्स इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब तक रिपोर्ट करते हैं तब तक कम से कम 3 से 6 महीना से पहले उसकी शुरुआत होती है। और ये डिपेंड करता है कि जब हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, उसकी बायोप्सी लेते हैं और साथ में हम उसकी सीटी स्कैन करते हैं और पेट सीटी स्कैन कुछ केसेस में करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वो वहीं लोकलाइज्ड है या पास में लिम्फ नोड में गया है या दूर कहीं पहुंच गया है स्टेज 4 में, क्योंकि कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3, 4। 1, 2 में वो लोकलाइज्ड होता है, 3 में लिम्फ नोड्स में जाता है और स्टेज 4 में लंग या लिवर में जाता है। तो ऐसे वाली स्थिति में किस स्टेज में पेशेंट आ रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्टेज 1, 2 में हम सर्जरी करते हैं, साथ में केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है और वो पेशेंट बिल्कुल क्योर हो जाता है। लेकिन अगर स्टेज 3 में है तो उसको केमो देके पहले साइज छोटा करना पड़ता है और उसके बाद उसकी सर्जरी होती है।
तो उसमें आउटकम उतना नहीं होता है, इट विल बी अराउंड 60 to 70%। और स्टेज 4 हो गया तो उसमें तो क्योर है ही नहीं, वो आपको खाली ट्रीटमेंट करके उसकी हम लॉन्गिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पैलिएटिव केयर उसमें रहती है, जिससे जो समस्याएं या जटिलताएं हैं वो कम। few cancers where colorectal cancer with only liver metastasis, उसका 5 year सर्वाइवल है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी कैंसर जैसे हम फूड पाइप, स्टोमक या पेनक्रियास कैंसर कहते हैं, वो अगर स्टेज 4 में पहुंच गया तो उसकी काफ़ी जो आउटकम है काफ़ी भयानक होती है। जी डॉक्टर आचार्य, आपने जो भोजन के नली के कैंसर के लक्षण बताए हैं, क्या पेट के कैंसर की अगर बात की जाए उसके लक्षण भी तकरीबन इसी तरह के होते हैं? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके पेट में अक्सर दर्द रहता है या इनडाइजेशन उनको रहता है, तो क्या अगर लंबे समय तक पेट में दर्द रहता है बिना किसी कारण, तो ऐसा शक किया जाए कि एक विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें? जरूर, क्योंकि जो देखा गया कि कॉमन सिम्टम्स जो होती है हमारे एसिडिटी, इंडाइजेशन और ये हमारी ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं कि पेट फूल जाना खाना खाने के बाद, ये सारे बहुत ही कॉमन सिम्टम है। लेकिन यही सिम्टम्स है जो आपकी कैंसर, स्टोमक कैंसर के साथ ओवरलैप करता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको टालते रहते हैं और अल्टीमेटली जब उसको कभी, क्योंकि स्टोमक कैंसर देखा गया है ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारे पास 70% करीब आते हैं एडवांस स्टेज में, जबकि वो ऑलरेडी पेट में पानी बन गया है या कहीं लिम्फ नोड में चला गया, ओमेंटम जो आंत का पर्दा है उसमें चला गया, ऐसे वाली स्थिति में आते हैं। तो मेरा मानना है अर्लीस्ट सिम्टम में आप डॉक्टर के पास जाइए। जरूरत पड़ेगी सिंपल प्रोसीजर है एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी होता है जिसको दूरबीन में आपकी स्टोमक देखते हैं और वो 15 मिनट का प्रोसीजर है। मतलब हार्डली इट विल कॉस्ट 2-3 हज़ार रुपये उसकी खर्चे होती है, लेकिन आपको कम से कम आपको कोई चीज नहीं है करके, बिकॉज सिम्टम्स है, सो सिम्टम्स को आप दबाइए मत, सिम्टम्स के हिसाब से आप एक कंसल्ट करिए, उसमें आपकी डिटेक्शन सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी, और गवर्नमेंट सेटअप में भी ये जो जांच है ये बहुत आसानी से हो सकती है। डॉक्टर विकास, जिगर के कैंसर की अगर बात की जाए, किस तरह से लक्षण उत्पन्न होते हैं और जो फैटी लिवर वाले पेशेंट्स हैं खास तौर पर, कितना खतरा उनको रहता है जिगर का कैंसर होने का? तो जैसे हमारे पास पहले हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से जिगर के कैंसर होते थे, अभी उसकी मात्राएं कम हो रही है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बढ़ रही है, तो अभी फैटी लिवर की वजह से ज्यादा लिवर के जिगर के कैंसर का खतरा बढ़ गया है। और जैसे हमारा फैटी लिवर की वजह से बढ़ते जाता है तो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक जाने के बाद वो खतरा बढ़ते जाता है। हमारे ज्यादा करके जो दैनंदिन स्थिति में हम जब खाते पीते और सो जाते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, इस चीजों की वजह से हमारे लिवर में फैट जमता है और वो लिवर को खराब करता है। लिवर सिरोसिस उसे कहते हैं, और सिरोसिस के बाद कैंसर बढ़ते जाता है। लिवर जी कैंसर के लक्षण में होता है कि पेट हमारे राइट साइड में पेट में दर्द होना या भूख कम होना, वजन कम हो जाना, पैर में फूलना या पेट में फूलना, या मांसपेशियां निकल जाती है, हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं। ये सब ऐसे जैसे सिम्टम्स है, ये इसकी वजह से हमें पता भी नहीं चल पाता बहुत बार कि ये लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ जांचें ऐसी आसान जांचें हैं जो हम करके इनको पता कर सकते हैं अगर ऐसे सिम्टम है तो। जी डॉक्टर आचार्य, कोलोरेक्टल कैंसर्स की बात करें, क्या खतरे के कारक हैं उसके लिए और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं आमतौर पर ये कैंसर? तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है हम बड़े आंत का कैंसर मानते हैं। ये हमारी पेट के अंदर छोटे आंत है और बड़े आंत है। बड़े आंत हमारा काफ़ी एक्टिव रहता है, क्योंकि वो जो फूड के रेसिड्यू होता है उसमें से पानी निकाल के जो बाकी रेसिड्यू है वो आपकी मल की द्वार के द्वारा हम एक्सक्रीशन करते हैं। लेकिन जो मेन होता है, जो कोलन और रेक्टम जो कैंसर होता है, वो आजकल इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। उसका कारण है कि रेड मीट जो बोलते हैं वो सबसे बड़ा कारण है। आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, हर जगह कोई भी कंट्री जाइए, मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल ऑल्सो, और जहाँ जहाँ आप जाएंगे सब जगह रेड मीट की जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए जो लीन मीट है, जैसे हम चिकन और फिश कहते हैं, ये लीन मीट कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेड मीट की जो क्वांटिटी है आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है,
और वो एक मेन कारण है कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ने की। जिस जगह पे हमने देखा है जो लोकलिटीज़ में रेड मीट की यूज बहुत ज़्यादा है, उस एरिया में इंसिडेंस भी ज़्यादा है। और इसके बहुत ही सिंपल सिम्टम्स है कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। डायरिया मतलब लूज मोशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन मतलब आपकी 2-3 तक आपकी मोशन ही नहीं आएगी। और ये अल्टरनेट अगर हो रहा है, अल्टर्ड बाउल हैबिट कहते हैं हम इसको, कि ये अगर अल्टरनेट हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है, जब कोलोरेक्टल कैंसर होता है कहीं भी, वो लुमेन को नैरो कर देता है। वो लुमेन के अंदर ग्रोथ है उसको नैरो कर देता है। नैरो करने से क्या होता है, आपकी मोशन पास ही नहीं होगा, वहाँ रुक जाएगा। और थोड़े देर में आप जब प्रेशर करेंगे वो करेंगे तो हो जाएगा। तो इसको हम वो कहते हैं। और प्लस क्या होता है, वो ट्यूमर जहाँ पे भी वो बना है वहाँ से सिक्रेशन होती है काफ़ी, और सिक्रेशन की वजह से आपकी लूज मोशन होती है। और ये जो अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। कोलोरेक्टल कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है, इसलिए जो जीआई कैंसर की जो इंसिडेंस बढ़ी है उसमें मेन जो देखा गया है, स्टोमक एंड कोलोरेक्टल मेन कॉज है। तो अगर लंबे समय तक इस तरह के लक्षण चल रहे हैं तो उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल एक कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से, राम कृपाल मौर्य जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैम जानना चाहते हैं कि ये जो अभी सर बोल रहे हैं कि कभी डायरिया होता है, कभी इस तरह की लूज मोशन की दिक्कत होती है जिसको आईबीएस बोला जाता है, तो क्या इस तरह की आईबीएस में ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी रोल होता है, या इसमें भी संभावना होती है कैंसर होने की? जी, डाइट का जिक्र कर रहे हैं रामकृपाल जी। डॉक्टर आचार्य क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और दूसरी बात, बहुत से लोग शायद ये भी जानना चाहें कि क्या अगर आईबीएस या आईबीडी जिसे कहा जाता है, क्या ये अवस्था भी कैंसर में तब्दील हो सकती है? नहीं, दोनों चीज़ अलग है। आईबीडी इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, वो एक आपकी आंत की इन्फ्लामेशन है। मतलब आप लोगों की आंत में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन है, तो उसकी जो सिम्टम्स है मोस्टली इरिटेबल होता है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। बार बार मोशन जाना, क्योंकि इरिटेट होता है वो, तो उसके कारण से अलग है। और उसमें आजकल देखा गया कि ज़्यादातर स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ये सब कारण है आईबीएस के। और आईबीडी और आईबीएस कैंसर में कन्वर्ट होगा ऐसे कुछ नहीं है। आईबीडी और आईबीएस ज़्यादातर छोटे आंत की बीमारी होती है, जिससे कि बार बार आपको मोशन जाना पड़ता है। और आईबीडी का कैंसर के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन सिम्टम्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मिलते हैं। तो लोग उसको आईबीएस आईबीडी करके खुद अपने आप को मत रोकिए। आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, अगर उनको ज़रूरत है। वो एक कोलोनोस्कोपी सिंपल एक प्रोसीजर है, जिसमें हम कोलोन के अंदर दूरबीन डाल के देख लेते हैं और पूरी कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का है, आजकल कैप्सूल एंडोस्कोपी आ गया है, जिसको हम एंट्रोस्कोपी कहते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी से स्मॉल इंटेस्टाइन का भी स्टाटस हम जान सकते हैं, और उसमें कम से कम आईबीडी आईबीएस है या कोई कैंसर रिलेटेड बीमारी है, ये दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और उसके बाद की आपकी ट्रीटमेंट और आसान हो जाता है। जी डॉक्टर विकास, किस तरह से जब कोई विषय आपके पास आता है पेशेंट, कैसे ये तय किया जाता है कि वाकई कैंसर है? डायग्नोसिस कैसे बनता है, और उसके बाद इलाज के जो विकल्प हैं, कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा पहले, ये क्या स्टेजिंग के आधार पर तय किया होगा? हाँ जी, ये हमें 2 तरह के जांचें करनी होती है। एक कंफर्म करना कि वो कैंसर है, उसमें हम बायोप्सी लिए जाते हैं, और बायोप्सी कई तरह से ली जाती है। कभी एंडोस्कोपी करके, कभी कोलोनोस्कोपी करके, या कभी अल्ट्रासोनोग्राफी से बायोप्सी ली जाती है जी। और कैंसर का कंफर्मेशन करने के बाद स्टेज डिसाइड होता है। स्टेज 1 to 4 जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हम सीटी स्कैन करके हम सीटी स्कैन से डिसाइड करते हैं कि स्टेज 1 to 4 में क्या है। अगर स्टेज 1 to 2 में है तो सर्जरी ये ज्यादा करके उस चीज का ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी रेडिएशन का इलाज भी उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेज 3 हो जाता है, जहां नोड में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नोड में हमारे फिल्टर होते हैं, तो अगर उसमें होता है मतलब ब्लड में चले जाने की आशंकाएं होती है। उन चीजों में, उन केसेस में हम कीमोथेरेपी का इलाज पहले देते हैं या बाद में देते हैं सर्जरी के। स्टेज 4 में
अधिकतर कैंसर ठीक नहीं हो पाता, कीमोथेरेपी एक इलाज होता है, लेकिन कीमोथेरेपी से सिर्फ जान हम बचाने से पूरी तरह से नहीं पाते हैं, हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं कैंसर को कंट्रोल करके एक समय तक। जी डॉक्टर रुद्र आचार्य, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जिस दौरान ट्रीटमेंट चलता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन दी जाती है, सर्जरी हो जाती है, कौन सी वो जटिलताएं पेशेंट को लग सकती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे शायद कम या उनको मैनेज भी किया जा सकता है? तो देखिए, आजकल जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। हम पहले बड़ा बड़ा इंसिजन देते थे पेट में, आजकल नहीं देते हैं। हम लेप्रोस्कोपी, दूरबीन या की होल सर्जरी बोलते हैं। जैसे आपकी पित्त की थैली की सर्जरी के लिए आपको तीन होल बना के उसमें से करते हैं, सेम वे में मैं इसोफेगस की सर्जरी, स्टोमक की सर्जरी और कोलोरेक्टल की सर्जरी करता हूँ, जिसको हम लेप्रोस्कोपी या इवन जहाँ जहाँ फैसिलिटी है हम रोबोट भी यूज करते हैं। तो सर्जरी की जो एडवांसमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। तो पहले ज़माने में की तरह नहीं है कि हर चीज़ आपको ओनली चीरा लगा के बड़ा वाला सर्जरी करना है, आजकल दूरबीन से हो जाती है। उसका एडवांटेज यह है कि आपकी जो मैग्नीफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और उससे आपकी सर्जरी बहुत आसान हो जाती है। ऐसे अगर रोबोट यूज किया उसकी मैग्नीफिकेशन और अच्छा है, उसकी जो रोबोटिक आर्म्स है वो काफ़ी अच्छे से यूज होते हैं। तो ये सर्जरी की एडवांस टेक्निक्स है। ऐसे ही आपने देखा केमोथेरेपी में भी काफ़ी सारे एडवांस टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, क्योंकि ये देखा गया है कि बायोलॉजी ऑफ द कैंसर सेल जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सेम पेशेंट को कोलोन कैंसर होगा, दूसरा पेशेंट को भी कोलोन कैंसर होगा। लेकिन आजकल जैसे हम आम आदमी की जन्मपत्री निकालते हैं, ऐसे ही जब इसका बायोप्सी रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर उसकी जन्मपत्री स्टडी होती है, जिसको हम रास जीन्स बोलते हैं कि कौन सा म्यूटेशंस हैं। आजकल काफ़ी सारे 350-500 तक की जेनेटिक म्यूटेशंस हम उस पर करते हैं। करके हम ये पता करते हैं कि ये वाला दो चीज़ उसमें पता चलती है, कौन से दवाई उसमें बेटर काम करेगा, या उसमें ये पता चलती है कि ये वाला कैंसर कैसे बिहेव करेगा आगे। तो ये दोनों चीज़ पता चलती है। तो जब तक ये पता चलती है तब जाके हम उसकी इलाज करते हैं। और ये सारा चीज़ देखो, अगर आपकी स्टेज 4 में पहुंच गया तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो बहुत बड़ा बर्डन है फैमिली के ऊपर। लेकिन इसी के लिए जो हमारा मानना है कि जो स्क्रीनिंग टेक्निक है, थोड़ा सा भी सिम्टम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर आदमी जाके हॉस्पिटल में बैठे रहे और एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कराते रहे, लेकिन जिनको सिम्टम्स आती है कम से कम आप जनरल फिजिशियन के पास जाइए। उनको थोड़ा सा भी डाउट लोगे तो आप स्पेशलिस्ट के पास भेज के उसकी पूरा डिटेल जांच कराइए, क्योंकि डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन इज द क्योर। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन होगा 90 to 95% ऑफ ऑल दिस कैंसर कैन बी क्योर्ड। जी डॉक्टर विकास, ये जो नई तकनीकें हैं, इम्यूनोथेरेपी की बात की जाए, टारगेटेड थेरेपी की बात की जाए या जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए, कितना अहम कदम आप इनको मानते हैं किसी भी कैंसर को बेहतर ट्रीट करने के लिए और उनसे बचाव या खतरे को पहचानने के लिए? ये कीमोथेरेपी जैसे होता है कि कैंसर सेल को भी मारता है, नॉर्मल सेल को भी मारता है, बट अभी हमें इस तरह से हम अभी आगे बढ़ चुके हैं कि NGS करके एक टेस्ट होता है, नेक्स्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जहाँ पे कई जीन्स पे देखा जाता है, ट्यूमर के ऊपर वाले जीन्स। ये आनुवंशिक के लिए नहीं है, बट ये ट्यूमर का नेचर जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके हिसाब से हम काफी टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज ये इसमें ऐड कर सकते हैं। जी ठीक। अभी इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो जिंदगी बढ़ाने का कोशिश किया जाता है कीमोथेरेपी से, वो टारगेट इम्यूनोथेरेपी से और भी बढ़ाया जा सकता है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो सकती है। बहुत ही जरूरी है कि सही तरीके से इलाज किया जाए। टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, तो हम कोशिश करेंगे कुछ और भ्रम जो लोगों के मन में है उनको दूर किया जा सके। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर आचार्य आपसे, जीआई कैंसर सिर्फ उन्हीं को होते हैं जिनके परिवार में किसी को ये कैंसर रहे हो, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। जीआई कैंसर किसी को भी हो सकते हैं। और डॉक्टर विकास, कौन सा रिस्क फैक्टर्स हो सकता है इनमें से जीआई कैंसर के लिए? मोटापा, धूम्रपान करना या अस्वस्थ भोजन का सेवन करना?
तीनों हम मानेंगे काफी ज्यादा हाई रिस्क बना देता है तीनों साथ में। राइट। डॉक्टर आचार्य, क्या गर्म तरल पदार्थ पीने से इसोफेजियल कैंसर का खतरा बढ़ता है? ये चीज एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि जो हमारे हिल स्टेशंस है जी, उसमें ये काफ़ी यूज होता है। तो मैंने देखा कि इसोफेगस कैंसर हमारी कश्मीर है या उत्तराखंड है, ये सारे हिल स्टेशन से हमारे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जी। तो डॉक्टर विकास, लिवर कैंसर क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो शराब का सेवन करते हैं? शराब एक बहुत अहम कारण है, लेकिन शराब के अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और फैटी लिवर जो NFLD हम बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये सारे कारण होते हैं लिवर कैंसर होने के। डॉक्टर आचार्य, क्या सभी GI कैंसर्स के लक्षण तकरीबन एक जैसे होते हैं? नहीं, आपकी अगर फूड पाइप की है तो खाना खाने निगलने में दिक्कत होगा, स्टोमक की है तो इंडाइजेशन होगा जी। ऐसे कोलोरेक्टल है तो ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होगा, तो सारे अलग होते हैं। डॉक्टर विकास, क्या जॉन्डिस या पीलिया पैनक्रियाटिक कैंसर या लिवर कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है, अर्ली साइंस देखा जाता है? काफी बार वो लेट आते हैं, पहले तो पेट में दर्द या इंडाइजेशन यही दिखता है, तो जॉन्डिस होना कई बार लेट हो चुका होता है। जी। डॉक्टर आचार्य, क्या गॉल स्टोन्स या पित्त की थैली में पथरी गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण बन सकती है? यस, ये जरूर कोरिलेशन है। जो भी आपकी पित्त की थैली की पथरी है उसका साइज अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो उसको जरूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े साइज स्टोन होता है वो आपको उसमें मेटाप्लासिया करते हैं और बाद में गॉल ब्लैडर कैंसर होने की चांसेस रहती है। डॉक्टर विकास, जो लोग बहुत अधिक दवाएं खाते हैं, स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं और बिना डॉक्टरी सलाह के लगातार दवाइयां लेते रहते हैं, क्या उनमें लिवर कैंसर का खतरा बढ़ता है? डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, लेकिन काफी स्टेरॉइड्स वगैरह लेने में फैटी लिवर होने का रिस्क बढ़ जाता है और वो इनडायरेक्टली लीड कर सकता है। और फूड पाइप के कैंसर में भी काफी बार ये NSAIDs लेने की वजह से भी रिस्क बढ़ सकता है। जी। डॉक्टर आचार्य, जिन लोगों की डायबिटीज या मधुमेह अनकंट्रोल्ड रहता है, क्या उससे पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ता है? एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो उनको डायबिटीज से ही डिटेक्ट होता है। तो अपने डायबिटीज के लिए आप चौकन्ने रहिए, उसी के जब होगा तो मिनिमम एक अल्ट्रासाउंड कराना है जो पेनक्रियास की स्टेटस देखने के लिए कि उसमें कोई गांठ तो नहीं बन रही है। डॉक्टर विकास, क्या लिवर सिरोसिस अधिकतर मामलों में लिवर कैंसर में तब्दील हो जाता है? काफी लिवर कैंसर्स में लिवर सिरोसिस होता है, ऑलमोस्ट 100%। अभी लिवर सिरोसिस होना जरूरी नहीं है, हर एक इंसान लिवर कैंसर में जाएगा, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ जाता है और हम लिवर सिरोसिस के पेशेंट में कड़ा फॉलो हम एडवाइस करते हैं। डॉक्टर आचार्य, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो GI कैंसर होते हैं वो सिर्फ पाचन तंत्र में ही फैल सकते हैं, शरीर के दूसरे अंगों में नहीं जाते। गलत है, क्योंकि जे ऐसा देखा गया है कोलोरेक्टल का सबसे ज़्यादा तो लिवर में मेटास्टेसिस होती है, लेकिन उससे आपको लंग्स में भी जा सकता है, बोन में भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाचन तंत्र में होता है, उससे बाहर भी जाता है। जी। क्या कुछ विशेष प्रकार का भोजन लेने से इन कैंसर्स को ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर विकास? हाँ जी, अभी तो रिसर्च काफी बताया जा रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट, जो प्रोटीन ज्यादा है, फैट कम होना चाहिए, फिश एडवाइस किया जाता है, और तेल और घी वाली चीजें बिल्कुल कम रखने के लिए, हरी सब्जियां और सलाद ज्यादा लेने के लिए, और जनरली ये भी है कि खाने के बाद समय लगभग समाप्त हो गया है। धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों ही विशेषज्ञों का इस जानकारी के लिए, और खास तौर पर जो लोग इस तरह के लक्षणों से परेशान है, बदहजमी रहती है और जो चूरन या अन्य हाजमे की दवाएं खाते रहते हैं, उनके लिए बड़ा संदेश ये है कि एक विशेषज्ञ के पास जाएं। अगर लक्षण हो रहा है तो विशेषज्ञ की सलाह और परामर्श से ही ये तय करें कि इस लक्षण का कारण क्या हो सकता है, और साथ ही अगर अपने खान पान को ठीक रखा जाए तो बहुत बेहतर होगा कि हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और हमारी सेहत भी बेहतर बनेगी। नियमित रूप से खाइए, स्वस्थ भोजन लीजिए, जिससे स्वास्थ्य बेहतर बने। टोटल हेल्थ में जानकारी का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।